अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये जो आज का टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट डिमिनिशिंग मुशारका। इस चीज़ की मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने लगी हूँ। स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। इससे पहले हमने मुदारबा डिस्कस किया है, इससे पहले हमने मुशारका डिस्कस किया है। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, मतलब एक सिंपल डेफिनेशन तो समझ में आ जाती है कि मुदारबा या मुशारका नाम से पता चल जाता है, या जैसे डिमिनिशिंग मुशारका भी जो इसका मेन की बेस आइडिया है इसका, वो उसको तो जब मैं नरेट करूँगी तो देन यू गेट टू नो कि ये है क्या। लेकिन ये जो इंडिविजुअल टॉपिक्स में रिकॉर्डिंग अपलोड करने का और आपके साथ डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि यू शुड गेट टू नो कि ये इसके कुछ डिस्कशन पॉइंट्स भी हैं। क्योंकि देखो, इस्लामिक फाइनेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो इस्लामिक फाइनेंस में हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके अपने अपने बेस फाउंडेशंस हैं, कुछ जिनकी बेसिस पे दे गिव डिफरेंट से मेकिंग्स, और जिनको फिर वो फॉलो भी करते हैं, उनके वो जो स्कूल ऑफ थॉट से मुंसलिक जो लोग हैं। इसलिए हमें थोड़ी सी एक स्टेप आगे जाना है। सिर्फ ये इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ये हमें पता हो, इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि डिमिनिशिंग मुशारका क्या होता है, उससे नेक्स्ट स्टेप हमने जाना है और हमने ये देखना है कि ये मतलब ये इसमें फर्दर डिस्कशन के पॉइंट्स क्या हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को इस एक सब्जेक्ट में डिफरेंस ओपिनियन रखने पे कंपेल करती है, प्रोवोक करती है कि वो हर एक का जो स्कूल ऑफ थॉट का जो डिफरेंस ओपिनियन है वो इस सब्जेक्ट को लेके क्या है। बिकॉज मानते तो सब है ना कि डिमिनिशिंग मुशारका है, लेकिन जो हनवी स्कूल ऑफ थॉट है, जो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है, जो मलिकी स्कूल ऑफ थॉट है, दे आर इन डिफरेंट ओपिनियंस। तो वो थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाना है, ज़्यादा डीपली, बस थोड़ा सा इतना कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जब हम इस्लामिक फाइनेंस की बात करते हैं और डिमिनिशिंग मुशारका की बात करते हैं तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, इसकी इस आइडिया की डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने पिक की हुई है। वो क्या है, थोड़ा सा उस पर भी बात करनी है, थोड़ा सा इसकी डिटेल डेप्थ में भी जाना है। तो डिमिनिशिंग मुशारका का सबसे पहले कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग कैंपस में आ रहे होते हैं तो मेरी ये रिक्वायरमेंट ये होती है आपसे कि आप कम अज़ कम अब ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डिमिनिशिंग मुशारका है, मुदारबा है, मुराबा, आगे हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, कम अज़ कम इनकी जो की डेफिनेशन है उसको याद कर लें, ताकि आपसे कोई ये पूछे तो आपको रिकॉल ना करना पड़े कि अच्छा वो क्या था डिमिनिशिंग मुशारका, मैं इसको देख लूँ तो मुझे याद आ जाएगा। ऐसा ना हो, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपने ये इस्लामिक फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको ये जो बातें हैं 4-5 जो हम की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ जो बुनियादी बातें हैं वो कवर करते हैं। तो इनकी जो की डेफिनेशन है, जो की आइडिया है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए इफ़ यू हैव स्टडीड द इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस, जो भी कह लो इसे, आपने ये कोर्स अगर पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसी डेफिनेशन का जो एक स्ट्रक्चर मैं कभी क्रिएट करूँगी, उसी में हम उसको सारे जो केसेस हैं, डिफरेंट सिनेरियो, 2-3 सिनेरियोज हैं, उसको हम फिक्स करेंगे और फिर आगे थोड़ी डिस्कशन के पॉइंट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो इसकी डेफिनेशन, ये जो कि आइडिया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिमिनिशिंग मुशारका, इस डिमिनिशिंग मुशारका क्या है। अब इसमें देखो, दो, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, दो पार्टीज हैं। ठीक है, फाइनेंसर, फाइनेंसर से मेरी मुराद ये बैंक जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट से मेरी मुराद ये है कि वो कस्टमर जो कि फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। ठीक है, एक इसमें चीज़ है जॉइंट ओनरशिप। बोथ पार्टीज क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बोथ जॉइंटली ओन द सब्जेक्ट, जो भी अंडरलाइंग सब्जेक्ट है, मे बी दैट मे बी अ कार, दैट मे बी अ बिजनेस, दैट मे बी अ हाउस इवन। तो जो भी अंडरलाइंग सब्जेक्ट है उसकी दोनों पार्टीज की, फाइनेंसर की और क्लाइंट की, जॉइंट ओनरशिप होती है। ठीक है, तो अच्छा, इससे अगले अगले फर्दर चलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो शेयर है, जो है फाइनेंसर का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द क्लाइंट। उसकी क्या वजह है, क्योंकि बेसिकली अगर उस क्लाइंट के पास इतनी ही कैपेसिटी होती है तो फिर वो जाता ही क्यों फाइनेंसर के पास, बैंक के पास जाता ही क्यों। क्लाइंट इज़ अनेबल टू मैनेज फंड्स, तो वो फाइनेंसर के पास जाएगा, वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से ये दरख्वास्त करेगा कि मैं ये एसेट जो है वो ओन करना चाहता हूँ, मुझे आप सपोर्ट करें। तो क्या बैंक और क्लाइंट दोनों जॉइंटली ओन करेंगे? 20% शेयर में भी क्लाइंट का होगा, 80% शेयर में भी आपके बैंक का होगा, तो ओनरशिप में आ जाएगा। अब 20% ओनरशिप क्लाइंट की है, 80% ओनरशिप जो है वो बैंक की है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक ने अब गाड़ी या घर ले तो लिया, बैंक ने तो नहीं रहना उसमें जाके। बैंक क्या करता है कि बैंक उसको वो दे देता है क्लाइंट को कि आप इसे यूज़ करें। जब क्लाइंट उसको यूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट रेंट पे करता है टू द बैंक। अच्छा, साथ ही साथ जो 80% शेयर जो कि फाइनेंसर का शेयर है,
यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जब उनको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो इसका पर्पस ये होता है कि क्लाइंट पीरियोडिकली या जो भी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन द फाइनेंसर एंड द क्लाइंट, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके मुताबिक हो सकता है क्वार्टर एंड पे वो एक यूनिट परचेज कर ले, उसके बाद या सेमी एनुअली या एनुअली भी यूनिट्स परचेज कर ले, जो भी अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द क्लाइंट एंड द फाइनेंसर, तो वो यूनिट्स को परचेज करता जाएगा और अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी है वो 100% ओनरशिप में चली जाएगी और जितने साल उसने ये परचेज करने में टाइम लगाया है उसके बदले फाइनेंसर को रेंट मिल जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अल्टीमेटली ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। ये डिमिनिशिंग मुशारका का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी को आप अगर सेंटेंस में लिखें तो ये दिस विल बी द की आइडिया, जो की कॉन्सेप्ट जो है डिमिनिशिंग मुशारका का आ जाता है। अब सेम गोज विद द, अभी जैसे मैंने बताया कि यही डेफिनेशन है, इसको आपने फिक्स करना है। तीन सिनेरियोज हमें देखते हैं नॉर्मली। एक मूवेबल के केस में जो मशहूर ज़माना इसकी डिमिनिशिंग मुशारका की एग्जांपल दी जाती है वो हाउस फाइनेंस के केस में दी जाती है। अब कैसे हाउस फाइनेंस के केस में वही फाइनेंसर एंड क्लाइंट दो पार्टीज हैं, जॉइंट ओनरशिप है, ये ठीक है। शेयर ऑफ फाइनेंसर इज मोर, यानी कि सपोज ये समझ लो कि 80% जो शेयर है वो बैंक का है और 20% जो है वो क्लाइंट का है। क्लाइंट जो है वो जब हाउस परचेज हो जाएगा उसको यूटिलाइज करेगा, उसके बदले रेंट की अमाउंट जो है वो पे करता जाएगा मंथली बेसिस पे, और जो उसके 80% शेयर है जो कि फाइनेंसर के पास है वो उसको डिवाइड कर देगा कुछ यूनिट्स में, मे बी 10 यूनिट्स में डिवाइड करे कि 1 बाय जो है वो 1 यूनिट 10 यूनिट्स में अगर डिवाइड करेगा तो हर यूनिट उसने मे बी क्वार्टर एंड पे या मे बी मंथ एंड पे या मे बी ट्वाइस ईयर उसने वो यूनिट जो है वो परचेज कर लेगा। तो ये तो इसका बेसिक बुनियादी एक कॉन्सेप्ट है कि ये हाउस फाइनेंसिंग का केस है तो इसमें भी यही होगा। फॉर एग्जांपल इसमें जो है लेट्स सपोज अगर कार की बात करें, टैक्सी, इसकी इसमें भी यही सिनेरियो होगा। कोई कमर्शियल एंटरप्राइज की बात करें तो भी उसके केस में ये सिनेरियो, ये तीन मेजर एग्जाम्पल मूवेबल इमूवेबल और बिजनेस के केस में ये एग्जाम्पल आ सकती है। अब इसमें एक जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट कैसे होगी, सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट की जहाँ तक बात है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये कहते हैं ना वो डिमिनिशिंग वाला प्रिंसिपल इस पे लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 80% है ना यूज़ करा, 80% पार्ट जो है वो शेयर फाइनेंसर का है और क्लाइंट जो है वो फुल जो प्रॉपर्टी है उसको वो यूटिलाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी है या घर है वो उसमें वो रह रहा है और वो यूटिलाइज कर रहा है, जबकि उसमें 80% ओनरशिप बैंक की है, तो 80% पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। फिर हो सकता है उसने 3 महीने पे किया, क्वार्टर एंड पे उसने एक यूनिट परचेज कर लिया क्लाइंट ने, तो अब और वो 1 यूनिट जो था वो 10% कवर करता था, तो अब 70% रहेगी ओनरशिप जो फाइनेंसर के पास। तो अब जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा वो 70% पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट आप फिक्स नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी, ये जो रेंट है बेसिकली कैन नॉट बी अ फिक्स्ड अमाउंट। ये बताने का मकसद ये है, रेंट कैन नॉट बी अ फिक्स्ड अमाउंट। ओनर जो प्रोपोर्शन है फॉर एग्जांपल 80% है तो उसके अकॉर्डिंगली रेंट डिसाइड होगा। अब अगर उसने क्लाइंट ने एक यूनिट परचेज कर लिया, बाकी 9 रह गए पीछे, अब 9 के मुताबिक रेंट डिसाइड होगा, फिर 8 के मुताबिक रेंट डिसाइड होगा, फिर 7 के मुताबिक, फिर 6 7 जो 5 4 3 2 इस तरह से रेंट की जो असर्टेनमेंट है वो होगी। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद एक और चीज़ ये जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस और कमर्शियल एंटरप्राइज की और टैक्सी की तो मैंने बात बता दी, सेम गोज बोथ इन सिनेरियोज में यही कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा। हमने इसके स्टेप्स भी डिस्कस कर लिए कि स्टेप्स में कौन कौन से हैं। एक चीज़ एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें है वो ये है कि देखो जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो ये कहती हैं, इस्लामिक टीचिंग्स ये कहती हैं कि आपने जो कंडीशनल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करना। इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टीजेंसी भी से कहते हैं, ये नहीं करना, इज नॉट अलाउड। अब अगर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड इन इस्लामिक टीचिंग्स, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि मैं मेरी ओनरशिप में, अगर मैं बैंक हूँ तो मैं कहती हूँ, अगर मैं इस्लामिक बैंक हूँ मैं कहती हूँ 80% ओनरशिप मेरी है और आपकी है और हम परचेज कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन इस शर्त में मैंने किया ना
कि आप मुझसे ये इस यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और बाद में आप मुझसे यूनिट्स परचेज करेंगे। तो इससे समटाइम्स ये भी एक रिफ्लेक्शन जाता है, एक इसमें ये डाउट आता है बेसिकली कि हो सकता है कि ये भी तो कंडीशन है कि अगर लेट्स सपोज मैंने मतलब ये कंडीशन ही हुई ना कि मैंने 80% ये परचेज कर लिए, लेकिन मैंने क्यों किए? आपके लिए किया, आपने मुझसे ये लेने हैं परचेज, अब लाजमी मुझसे ये खरीदने हैं। अगर आप ये नहीं खरीदे तो फिर मतलब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? ना आपके लिए फ़ायदा ना मेरे लिए फ़ायदा। मेरे लिए तो फिर भी मुझे रेंट मिलता रहेगा, लेकिन आपके लिए पर्पस उस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो डिज़ाइन की गई है उसका ये है ना कि अल्टीमेटली क्लाइंट को फ़ायदा हो। और बोथ पार्टीज ऑब्वियसली फ़ायदा लेती है, लेकिन वो एक एसेट बनाना चाहता है क्लाइंट, उसको उसकी इंटेंशन एसेट बनाने की होती है, हाउस फाइनेंसिंग की होती है या कार की होती है या बिजनेस डेवलप करने की होती है। और जो है बैंक भी अपना इंटरेस्ट इसी तरह देख रहा होता है। तो अब ये पॉइंट जो है इसमें ड्राइव होता है कि अगर दो ट्रांजेक्शन बन गई ना कि जिसमें सबसे पहले क्लाइंट और फाइनेंसर ने एक एसेट को परचेज किया, जॉइंट ओनरशिप में ले लिया, मुशारका दोनों ने पार्टनरशिप की। दूसरी उसमें उससे चीज़ ये हो गई कि अब एसेट तो ले लिया, लेकिन उसको उसने पीरियोडिकली या जैसे भी इन दोनों के पार्टीज के बीच में डिसाइड होगा, क्लाइंट हैज़ टू बाय दैट एसेट फ्रॉम द, जो अब उसकी ओनरशिप रिड्यूस होगी, डिमिनिश होगी, और इसकी ओनरशिप जो क्लाइंट की है वो बढ़ेगी। ये डिसाइडेड है ऑन द पहले से। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशनल लगता है कुछ, मतलब इसकी जो कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो ये एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट लगता है, और जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं ये तो ये अलाउड ही नहीं है इसका मतलब। तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो ये दिया जाता है, जो इसके इसके जो फेवर में, क्योंकि ये इसको जब भी जो जूरिस्ट हैं इसको अलाउ करते हैं और इसको फेवर करते हैं कि ये इट इज़ अलाउड इन इस्लाम, ये जो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें फिर वो ये कहते हैं कि आप इसको कंडीशनल, इस कॉन्ट्रैक्ट को एज अ कंडीशनल ना लें, इसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट में ना बाइंड करें। इसके लिए आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना दें। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मेरी बना दिए कि कहते हैं कि पहले आप ये जो ट्रांजैक्शन करें, पहले जो ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका जॉइंट ओनरशिप का, ये तो मुशारका है ना बेसिकली। अगर हम इसको तोड़ दें, पहला पार्ट देखें जिसमें फाइनेंसर है और क्लाइंट है, दो पार्टीज हैं, दोनों जॉइंट ओनरशिप में एक एसेट परचेज कर रहे हैं। ठीक? अब यहाँ तक तो, और यहाँ थर्ड पॉइंट तक तो ये आपको क्लियर मुशारका का केस लगता है कि दोनों पार्टीज की पार्टनरशिप है, दे वांट टू परचेज एन एसेट। ठीक है, वो में भी हो सकता है कि वो आगे एक जो है पार्टनर एक्टिव है, एक पैसिव है, तो वो भी जिस तरह भी आगे उनका ऑपरेशनल एक्टिविटी हो डिज़ाइन करेंगे तो अप टू देम। वो कहते हैं कि आप इसको, इसका जो सोल्यूशन है कि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ना बन जाए, क्योंकि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट तो इस्लाम में अलाउड नहीं है। इसका सोल्यूशन ये दिया जाता है कि आप इसको दो कॉन्ट्रैक्ट्स में सेपरेटली डिवाइड कर दें। सेपरेटली डिवाइड है जब आप करते हैं तो देखो, पहला तो प्योर मुशारका का केस है, ये तो अलाउड है। दूसरे केस में जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ये होता है कि जो क्लाइंट है वो प्रॉमिस कर देता है कि आई विल डू इट, वो बाइंडिंग नहीं है। ऐसा देखो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जब कंडीशन लग जाती है तो कंडीशन की बेसिस पे अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो यू कैन रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो कहता है कि जब आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रॉमिस कर देते हैं ना कि आई विल बाय द प्रॉपर्टी, जो यूनिट्स में मैं ये प्रॉपर्टी, आपका जो शेयर फाइनेंसर का शेयर है 80%, ये अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा क्लाइंट को, क्लाइंट ये प्रॉमिस कर देता है। तो प्रॉमिस जो है ना उसकी, उस पर डिबेट है आगे। प्रॉमिस के बारे में कहा जाता है कि जो प्रॉमिस है, कुछ जूरिस्ट ये कहते हैं कि प्रॉमिस जो है वो इन्फोर्सेबल है, कुछ कहते हैं प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं है। आगे जो डिबेट है वो इस चीज़ पे लगती है, क्योंकि प्रॉमिस अगर आपने कर दिया तो प्रॉमिस कोई कंडीशनल चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस आपकी मर्जी, आप कुछ जूरिस्ट के अगेंस्ट प्रॉमिस अगर आपने कर दिया और अगर आप फ्यूचर में उसे मना कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट इससे रिवोक हो जाएगा। आपने देखो इसका जो इसी सेकंड कंडीशन का मैं सोल्यूशन बताने लगी हूँ, इसका देखो पहली चीज़ ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट वन ओनरशिप में एंटर होते हैं। दूसरा मैं जो बात कर रही हूँ वो प्रॉमिस की है, दूसरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस की जहाँ तक बात है ना, प्रॉमिस डजंट फॉर्म अ कंडीशन। प्रॉमिस डजंट फॉर्म अ कंडीशन, इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने, लेट्स सपोज दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हमने बना दिए, अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट जो है मना कर दे फाइनेंसर को कि मैंने नहीं करना आपसे यूनिट्स परचेज, तो दैट वोंट रिवोक योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंडीशनल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोक होता तो फिर ये भी रिवोक हो जाता। प्रॉमिस के केस में अगर ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पार्टी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती तो दैट डजंट मीन कि आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक हो जाएगा। तो इस तरह से इसको उन्होंने फिजिबल बनाया है, इस तरह से उसको उन्होंने जो है वो इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया है इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है,
अब इसमें कुछ जूरिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो मैंने दूसरी वाली आपको बात बताई है, इसमें कुछ जूरिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मलिकी, हनफी जो जूरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आप प्रॉमिस को इन्फोर्स कर सकते हैं। जूरिस्ट कहते हैं कि नहीं, अगर किसी ने प्रॉमिस कर दिया और वादा फुलफिल नहीं करता, आप उसका कुछ नहीं कर सकते और इसकी बेसिस से पहला कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक नहीं होगा। दूसरे केस में कहते हैं कि अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करता है तो आप उसे इन्फोर्स करा सकते हैं। इन्फोर्स कैसे कर सकते हैं? उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट दूसरा मेरे साथ किए, लेकिन स्टिल दूसरा प्रॉमिस आप इन्फोर्स भी करा दें तो लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मे बी जब आप इन्फोर्समेंट उसी कराएं, और अगर लेट्स सपोज इन्फोर्समेंट कराते हैं और केस जाता है और वो नहीं चीज़ साबित होती, तो दैट डजंट मीन कि आपकी जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इन दोनों सिनेरियोज में कुछ जूरिस्ट जो कहें या कहते हैं, जो मानते हैं कि इन्फोर्सेबल इसको, या कुछ जूरिस्ट जिसको नहीं इन्फोर्सेबल मानते, अगर प्रॉमिस आप फॉर्म कर रहे हैं इन द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कि बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेपरेट। कंडीशन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को लिंक कर देती है, प्रॉमिस दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को लिंक नहीं करता। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही सटल सा पॉइंट है, लेकिन इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ और इसमें ऐड करती जाऊँ, ऐड करने से पहले पहले वो ये है कि वाई हनफी जो जूरिस्ट है वो अपना जो ये बात कहते हैं ना कि मैं हम प्रॉमिस जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है, तो आप प्रॉमिस मत कर लें, आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रॉमिस कर दें। प्रॉमिस इन्फोर्स, अगर आप हनफी मालिकी को फॉलो करते हैं तो प्रॉमिस कैन बी इन्फोर्स। वो कहते हैं कि प्रोमिस इसलिए इन्फोर्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बै अल वफा, बिल वफा, सॉरी, बै बिल वफा के प्रिंसिपल पे वो कहते हैं कि आप जो है प्रोमिस को इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये बात है, वो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट बै बिल वफा के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे आप बायर और सेलर के बीच में ये स्पेशल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें वो कहता है कि जब भी उसे वो प्राइस देगा, जो whenever the buyer is ready to give the price to the seller, seller उसको वो चीज़ डिलीवर कर देगा। तो ये बै बिल वफा के कॉन्सेप्ट की बेसिस पे, जो कि एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जिसमें मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। बै बिल वफा ये कहता है कि कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो ना, वो किसी भी ना किसी बेसिस पे, किसी प्रिंसिपल की बेसिस पे अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। ये थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आ गई, लेकिन बात वही हो रही है जो सेकंड पार्ट है बैब डेफिनेशन मुशारका का। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये है, इसका मतलब ये कंक्लूड हमने यहाँ पर ये किया, डिसीजन हमारा कंक्लूड हम ये करते हैं कि सेपरेट प्रोमिसेस कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ये दिस इज द कंक्लूजन। जब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट आएगा देन दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपको एक ही से पूरा करना पड़ेगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि क्योंकि कंडीशन में एक चीज ट्रिगर कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ अनदर थिंग ना। पहला कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रिगर्ड बाय द अनदर द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, कि सेकंड में अगर वो जो है वो होगा, मतलब अगर वो फाइनेंसर जो है वो बाय करेगा, जो यूनिट्स क्लाइंट जो है वो बाय करेगा अगर यूनिट्स, तो फिर वो जॉइंट ओनरशिप में करने का फायदा है ना, तभी वो जा रहे हैं जॉइंट ओनरशिप में, क्योंकि वो उसको पता है कि इसने मेरे से ले लेने हैं यूनिट्स, खरीद देने हैं। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है प्रोमिस का, उसमें दूसरी ट्रांजैक्शन इज सेपरेट, पहली ट्रांजैक्शन इज सेपरेट। अगर वो लेटर ऑन सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोक भी हो जाता है तो उससे पहला कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा। ये बात है बेसिकली इसमें समझाई गई। अच्छा, यहाँ तक आई होप कि समझ में आई होगी। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो ये हैं, इसके जो तीन मेजर सिनेरियोज हैं, जैसे जो कार का, कमर्शियल एंटरप्राइज और हाउस फाइनेंस का, वो मैंने पहले डिस्कस किया आपसे।
एक इसमें आखिरी पॉइंट है डिस्कस करने वाला जो मैं बताती हूँ, जो कि पहले भी शायद मैंने मे बी अभी डिस्कस किया है। उसमें ये है कि आप जो एक तो चीज़ मैंने रेंट की बात की ना, यहाँ पर कहीं मैंने रेंट की भी डिस्कशन की है, तो ये दिस इज द थिंग। यहाँ पर मैंने बात की कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट जो है वो फिक्स नहीं होता, आपकी यूनिट्स की बेसिस पे डिपेंड कर रहा होता है रेंट। दूसरी चीज़ ये है, तीसरा सॉरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो जो मैंने भी आखिर इस पर मैं कंक्लूड करूँगी इस डिस्कशन को, वो ये है कि आप जो यूनिट्स की प्राइस है ना, एक तो मैंने रेंट की बात की थी ना पहले कि दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड, वो डिपेंड करता है आपके कितने यूनिट्स हैं। अगर 80% है तो उस पर रेंट डिफरेंट होगा, 70% यूनिट्स रह गए हैं, 10% उससे खरीद लिए हैं तो 70% पर रेंट अमाउंट डिफरेंट होगी। एक पॉइंट डिमिनिशिंग मुशारका में ये है कि यूनिट प्राइस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। देखो जहाँ पे भी फिक्सेशन की बात आती है ना, तो दैट इज नॉट अलाउड, ना ही अनसर्टेनिटी ना ही फिक्सेशन इज अलाउड। तो ये जो है, क्योंकि उससे आप अगले बंदे को ये मेक श्योर करा देते हैं ना कि आपको कम से कम ये जो फिक्स प्रॉफिट मिलेगा, तो फिक्स प्रॉफिट तो वैसे ही अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ इसमें होती है। तो जो प्राइस है, जो फाइनेंसर को जो आप यूनिट प्राइस डिटर्मिन कर रहा होता है और जो कि क्लाइंट उसे परचेज करता है, फिर वो कहते हैं कि वो फिक्स्ड नहीं होती, उसको वो फिक्स नहीं होती। उसका एक तो पहली चीज़ का इसका एक ऑप्शन, इसका सोल्यूशन ये है, वो नहीं होनी चाहिए। फिर किस बेसिस पे होनी चाहिए ना, अगर हमने ये सवाल किया कि यूनिट प्राइस को हमने फिक्स नहीं रखना, रेंट प्राइस को हमने फिक्स नहीं रखना, तो रेंट प्राइस की तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो ये यूनिट प्राइस है ये फिक्स नहीं होगी, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगी? फिर ये इसका एक तरीका कार जो कि वैलिड, इसके वैसे बेसिकली दो तरीके हैं, लेकिन एक जो कि वैलिड है, दूसरा प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल है हम उसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि आपने जब भी फॉर एग्जांपल कोई यूनिट सेल करें, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली एग्री हुआ है कि जो क्लाइंट है आपसे बाय करेगा, ये फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट्स बनाए हैं, तो 1 यूनिट वो आपसे बाय करेगा। तो आप क्या करें कि एट द टाइम ऑफ परचेज उसकी इवैल्यूएशन करें। अगर वैल्यूएशन उसकी एट द टाइम, फॉर एग्जांपल जैसे अगर फर्स्ट क्वार्टर एंड पे उसकी जो मार्केट वैल्यू है, या जो उसकी वैल्यूएशन करके आपको जो प्राइस डिटरमिन आप करते हैं मार्केट के मुताबिक, अगर वो हायर साइड पे है तो आप उसे हायर पे करेगा, अगर वो लोअर साइड पे है तो वो आपको लोअर पे करेगा। वो प्राइस उसकी यूनिट की इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उस एसेट की, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आप देख के डिटरमिन करेंगे यूनिट प्राइस। ठीक है, तो कंक्लूड अगर मैं करूँ तो मार्केट प्राइस या अंडरलाइंग एसेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। इसमें जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट में, हाउस फाइनेंसिंग में, प्लांट एंड फैक्ट्री में, कार जैसे हमने बात की, फिर फिक्स्ड एसेट स्कीम में अगर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करनी है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनमें ये जो कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मुशारका का, दैट इज़ वेरी फीजिबल। और फिर देखो इन्होंने इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में फिक्स भी कर लिया है, जो इसके इशूज़ थे, जो इसकी क्वेरीज थी, वो उनको एड्रेस भी कर लिया गया है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस भी हो रही है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। बेसिकली डिफरेंट जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, जितनी ज़्यादा फेमिलियरिटी होगी, उतनी ज़्यादा हम इसको इस्लामिक तरीक़ों से चीज़ों को, सिस्टम को इस्लामाइज़ कर सकेंगे। तो ये बेसिकली इसका डिमिनिशिंग मुशारका का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि चीज़ें और ये कुछ पॉइंट्स और डिस्कशंस हैं जो हमने किए वो समझ में आए होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती और कोई कन्फ्यूजन है क्रिएट होती, तो आप मुझे बताएं, हम उसको फिर मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। एक इंशाल्लाह सेशन रखेंगे जिसमें जो भी क्वेरीज होंगी आप लोगों की, आई दिस कमिंग थर्सडे आई विल टेक देम। और तो इसको गो थ्रू कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, और अपने नोट्स पूरे रखें और अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो ठीक ठीक रखें। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।